शशांक गढ़वी साहब, जरा एक चीज बताइए। दो चीजें हैं, मैं इसलिए पूछ लूं। कनाडा में एक जो जिस चीज को लेके हम सब लोग मतलब सभी असहज रहते हैं, वो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला है। और उसमें कारणी से जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत नपे तुले शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन ऑन है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमसे कोई लेना देना नहीं है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कुछ ये करके उन्होंने अपने को किनारे किया है। लेकिन हम सबको पता है कि वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसमें कोई इंडिविजुअल नहीं, भारत के जो कुछ अधिकारी लोग हैं उनको वो उससे असहज है। तो अब हम लोग कहें कुछ भी, लेकिन मेरे हिसाब से डिप्लोमेसी ये कहती है कि उसको भी बैकडोर से बात करनी चाहिए। दूसरा प्रशांत जी, मेरे हिसाब से मैं व्यक्ति आपका जरा एक ओपिनियन समझ लूं, कितना भी असहज हो, कितना भी डर हो कि ट्रंप वहां मालूम नहीं क्या करेंगे, लेकिन बिना जाए तो चारा नहीं है। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक किया, मतलब मोदी जी की इच्छा भी थी जाने की, लेकिन नहीं जाते तो ज्यादा नुकसान होता, जो मेरी समझ है। क्योंकि तब आप ट्रंप को बिना बात के जैसे वो एक बार, अब जैसा कहा जाता है, ये किसी से बताया तो है नहीं ट्रंप ने, कि मोदी जी जब अमेरिका गए और ट्रंप से मिले नहीं थे पिछली बार, जब बाइडेन से मिल के आ गए थे, वो एक बड़ी वजह है ट्रंप के गुस्सा होने की। तो अब की अगर ये यहां से फिर नहीं जाते तो मेरे ख्याल में हम बिना बात के इस समय अमेरिका के पीछे पीछे लगी गए हैं, तो कम से कम बिना बात के उनको नाखुश करने का मतलब नहीं। अच्छा हुआ, लेकिन निज्जर की बात को भी कहीं ना कहीं हमें डिप्लोमेटिकली उसको उस पर कुछ ना कुछ तो कर लेना चाहिए, जिससे रिलेशनशिप ठीक हो। कनाडा में बहुत भारतीय हैं, हमारी बहुत स्टेक्स हैं, हमारे बहुत से लोग वहां हैं। ओवरऑल सो आपकी दो तीन बातों का अगर ओवरऑल 360 डिग्री व्यू ले तो बहुत मतलब एक चीज़ है कि ये डिप्लोमेसी वाली बात है। G7 अभी आज की तारीख में होस्ट कनाडा कर रहा है, वो रोटेटिंग होता है, लास्ट टाइम जापान में था। और जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई इवेंट्स होती है और आपके जिसके साथ अच्छे संबंध है या जिसके साथ आप संबंध बनाना चाहते हो, उनको आप आपकी इवेंट में हो मतलब बुलाइए, एज ए इन्वाइटी बुलाइए, तो उससे एक थोड़ा संबंध में सुलह आता है और एक कुछ ट्रेड आगे बढ़ता है। आज की तारीख में इंडिया कनाडा रिलेशंस, ये निज्जर की बात को छोड़ के वैसे भी हमारे बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन, बल्कि उल्टा है, इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा है कनाडा की कंपेयर में। तो इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है कनाडा में, तो हमारा बहुत स्टेक है, जैसा आपने ठीक बताया। देखिए कारनी जी पहले वाले जो जस्टिन ट्रूडो साहब थे, उनसे काफी मैच्योर भी है, प्लस इकोनॉमिस्ट भी है, आप सबने बताया, और साथ बिजनेसमैन भी अच्छे हैं। तो उनको पता है कि कैसे ट्रेड करना है। और G7 में मतलब इनविटेशन आया तो ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये ओवरऑल एक देश का एक लेवल है कि इंडिया को आप किसी भी तरह से, मतलब ऐसा नहीं है कि कनाडा और G7, इंडिया एक पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, उसकी स्टेक के वाइज इतना कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया को आप वैसे भी अवॉइड नहीं कर सकते। वो चाहे नेहरू जी की बात हो, वाजपेयी जी की बात हो, मनमोहन सिंह की बात हो या नरेंद्र मोदी की बात हो, तो इंडिया को अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, इतना हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, तो हर एक जगह से ये न्योता आना एक सहज स्वाभाविक है। उसमें ना जाना नहीं जाना वाली भी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल ऐसी इवेंट होती है तो हर एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की एक बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि उसमें वो हाजिरी देनी पड़ती है, इससे वो एक रिलेशन बढ़ता है। G7 में लास्ट टाइम भी मोदी साहब भी गए थे, मनमोहन सिंह साहब भी गए हुए हैं, और ये एक ऐसी चीज है कि वहां जाने से कुछ ना कुछ संबंध में मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बॉन्डिंग बढ़ता है। अभी इस बार ट्रंप का ऐसा है कि हो सकता है जिस तरीके से आप जब कब से जो शक कर रहे हो, तो क्या आप सबका ये मानना है कि ट्रंप वहां पर मोदी जी से बुलवाए कि भाई इंडिया पाकिस्तान वॉर को सीज फायर, ट्रंप साहब बैठे हैं उनकी वजह से हुआ, वरना तो क्या हाल होता हमें भी पता नहीं है, कुछ आगे भी बढ़ता। तो ये सब आप हम सबको सुनना है क्या? तो मतलब ट्रंप ऐसा कराना चाहते हैं मोदी जी से, हमारा ऐसा डाउट है। तो देखिए ट्रंप भी बहुत इसको किस तरीके से ले, मतलब एक मैच्योर पॉलिटिशियन ले, एक मैच्योर बिजनेसमैन ले, या एक इमेच्योर पर्सनालिटी की तरह से ले, किस तरीके से ले, हम सबको पता है कि ट्रंप क्या है, जिसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं हमें सबको पता है। तो वहां वो कुछ भी प्ले कर सकते हैं, वो ओपन फोरम में सबको देख के ट्रंप कुछ भी एक्साइटमेंट में बोल सकते हैं, बुलवा भी सकते हैं। इंडिया को यूएस का कोई प्रेशर है कि नहीं हमें नहीं पता है, वो तो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, मोदी जी और जयशंकर साहब, बाकी किसी को पता नहीं है इंडिया यूएस के कितने प्रेशर में है। पर यस,
इंडिया कनाडा के प्रेशर में इसलिए आया हुआ है, जिस तरीके से आपने बताया कि निज्जर की जब हत्या हुई और जो एलिगेशन हुआ, देखिए इंडिया टू कनाडा जो वे है उसमें रेशियो ज्यादा है कंपेयर टू कनाडा टू इंडिया, बट फिर भी इंडिया ने कैसा स्ट्राइक किया था, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कनाडा का वीजा बंद किया, मतलब कनाडा के स्टूडेंट को इंडिया में एंट्री बंद कर दिया था, उनके वो जो अपने एम्बेसी है उनको यहाँ बुला लिया था। तो इंडिया में वो रेशियो नहीं है जो कनाडा से हर महीने या हर साल में 2, 5, 10 हजार कैनेडियन सिटीजन या कैनेडियन स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन इंडिया से डेफिनेटली पीआर से लेके स्टूडेंट वीजा से लेके काफी लोग जाते हैं, तो हमारा वो से और स्टेक ज्यादा है, वो थोड़ा हिल चुका था। ये तो कार्नी साहब आने के बाद उन्होंने सोचा प्रैक्टिकली, क्योंकि ये देखिए ये इस इवेंट का G7 का इनविटेशन लेट मिलना वो बड़ी बात इसलिए नहीं है कि एक उनका भी प्रोसेस होता है कि भी कैसे करना है, किन, और उनको इंटरनल भी प्रेशर होगा ना। आज नरेंद्र मोदी जी को बुलाना, इंडिया को बुलाना, तो उनकी ही पार्टी का, उनकी ऑपोजिशन का, वो तो कोई मतलब इवेंट के ऑर्गेनाइजर है, इस बार G7 के होस्ट है, वरना उनको खुद को भी इंटरनली प्रेशर होगा, इंटरनल पॉलिटिक्स का, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, कि भाई इंडिया को नहीं बुलाना चाहिए, इन्होंने ऐसा किया है, ऐसा किया है, तो वो भी एक प्रेशर हो सकता है। लेकिन ओवरव्यू देख के ये कार्नी साहब ने एक डिसीजन लिया है, पर्सनली फोन करके इनविटेशन न्योता भेजा है। हमारे साहब तो तैयारी बैठे थे, जाना ही था और जाना ही है और जाना ही चाहिए, क्योंकि कनाडा के साथ हमारा स्टेक बड़ा है। दूसरी बात कि आज जो हम चौथी इकोनॉमी पे, मुझे शीतल भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया कि ब्रिक्स वर्सेस ये सब और जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो सब हम सबका हो रहा है, अगर हमें और भी अच्छी तरह, प्लस अभी हमारे पास सबसे बड़ा बहाना है कि पाकिस्तान के टेरर को, जो पीस को लेके जो बात हो रही है, क्योंकि इस बार भी जो G7 का जो मेन एजेंडा है वो पीस और इकोनॉमी के ऊपर बात होनी है, तो वहां पर यूएस भी है वहां पर, और उल्टा भी देखिए कि पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया है G7 में, और वो लास्ट टाइम भी नहीं था, तो उसके सामने हमारे लिए अच्छी बात है कि भी इंडिया को हर बार याद किया जाता है, होस्ट कोई भी हो। और अब तो हमें वो लेवल पे बात करनी चाहिए कि जिस तरीके से रशिया आया और G8 हुआ, तो क्यों इसमें G8 में इंडिया, G8 वापिस नहीं हो सकता, और क्यों इसमें इंडिया को मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। अगर मोदी जी की, ट्रंप की इतनी दोस्ती यारी है, अगर G7 में हमारा इतना से है, तो हमें G8 के लिए अभी विजन और टारगेट बनाना चाहिए। मैं गढ़वी साहब वैसे एक चीज बता दूं, इसी G7 के अंतर्गत वो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें अगर आपको याद हो, जब ट्रंप साहब जैसे आए, उन्होंने पहले ही दिन अपना कह दिया कि इसमें पैसा ऐसा बंद, और उसका शायद बड़ी बात ये थी कि जो इनको जो इनका वादा किए थे कि हम इस साल तक इतना कार्बन वो कर लेंगे, क्या क्या करेंगे, वो अमेरिका उसको कर नहीं पा रहा है, तो वो धीरे से उन्होंने पतली गली का रास्ता पकड़ के बाहर निकल लिए। मैं एक चीज और पूछ लूं, क्योंकि ब्रिक्स एक और थ्रेट में हो रहा है, हमारे लिए तो भाई ये जो पाकिस्तान से थोड़ी थ्रेट है, लेकिन अभी जो रशिया ने कल स्टेटमेंट पुतिन ने दे दिया कि कोई बातचीत नहीं होगी, खत्म, इसको हम लॉजिकल एंड तक खत्म करके और तब वो करेंगे। ऐसे में क्या ब्रिक्स में ये मामला भी कहीं ना कहीं होगा? और ट्रंप जी भी थोड़ा इस समय प्रेशर में हैं, क्योंकि एलन मस्क उनकी ऐसी तैसी किए हुए हैं, तो थोड़ा ट्रंप जब आ रहे हैं तो भीगे हुए आ रहे हैं, जैसा मतलब जोश से आते थे वो जोश थोड़ा कम रहेगा इस बार। डेफिनेटली देखिए, ट्रंप के ऊपर अभी ऐसा कोई दबाव नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत जो एलन मस्क का जो सपोर्ट मिला उनको चुनाव जीतने के लिए, हम ऐसा क्लियरली बोलते हैं कि वो वहां के गौतम अदानी है। एलन मस्क जो है वो वहां के गौतम अदानी है, जैसे इंडिया में है। तो एक दबाव आया हुआ है, फाइनेंशियल दबाव भी आया हुआ है, क्योंकि यूएस की जो कैंपेनिंग की जो पॉलिसी है, कैंपेनिंग प्लस उसमें जो स्पेंडिंग होता है उसकी जो पॉलिसी है, उसमें एलन मस्क बहुत काफी आगे निकल गए हैं। अभी उनके सामने पढ़ के, क्योंकि यहाँ तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने कभी, ये तो हमारे सामने पहली बार आ रहा है पिछले 1-2 दशक में कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वर्तमान सरकार के सामने पड़े हैं, सामने झुके नहीं है। तो अभी आगे क्या होगा वो किसी और के लिए भी सीख होगी, बट थोड़ा बहुत दबाव है। बट फिर भी ट्रंप अभी अपने आप के एक अलग जुनून में है, वो महासत्ता वाली जो जुनून है, उनका जो एक अलग ईगो है, क्योंकि देखिए यूएस आज से नहीं है, पिछले 50-100 सालों से महासत्ता है। हर बार जितने भी प्रेसिडेंट आए उन्होंने कोई ईगो नहीं रखा है। हाँ महासत्ता है, लेकिन ये एक ही अलग आदमी है जो अलग किस्म के हैं, जो हर बार एक अपने ईगो और एटीट्यूड से और हर जगह पर एक रियलाइज कराने का काम करते हैं कि मैं महासत्ता हूं, मैं महासत्ता हूं। और ऐसे छोटे छोटे देश के ऊपर तो बहुत ही वो दबाव बनाए रखते हैं। फिर वापिस ब्रिक्स और इसके ऊपर अगर आ जाते हैं, तो मैंने बोला कि देखिए
एक इवेंट है, एक शादी होती है जिसमें हम या तो एक आप जैसे आपका कॉन्क्लेव होता है चैनल वाले का, तो चैनल का कॉन्क्लेव के बाद हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग, पोस्ट डिनर और डिनर एंड नेटवर्किंग सेशंस रहेगा, ये टाइम पे सेशन, उसके बाद क्या रहेगा, नेटवर्किंग। सो जैसे शीतल सर ने बताया कि एक नेटवर्किंग पर्सनल लेवल पे होगा, किसी देश के प्रेसिडेंट को मिलने का मौका मिलेगा, उससे कोई और बात होगी, कोई और आगे लेवल के लिए एक दूसरे को न्योता भेजा जाएगा कि आप आओ तो हम ऐसा कुछ बात करते हैं, ट्रीटी बनाते हैं, या तो कोई एक ट्रीटी है जिसकी कोई एक्सपायरेशन आती है तो उसके ऊपर बात रहती है। मुझे जो हम हमारा आज का जो कोर एजेंडा कि मोदी साहब को इनविटेशन लास्ट मोमेंट पे मिला और उसका जो एक हाइप क्रिएट किया गया है, जब नहीं मिला तब भी और मिला उसके बाद भी, तो देखिए 2014 के बाद मैं पहली बार एक चीज देख रहा हूं कि हमारी जो सरकार है यहाँ की, वो पर्सनल एक इनसिक्योरिटी पे ज्यादा चलती है। मतलब उनको एक्सटर्नल डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जगह डोमेस्टिक या इंडिया लेवल पे हम छाए रहने चाहिए, हम है, वो जो दिखावा है उस पे फोकस ज्यादा रहता है रादर देन बाहर का। जैसे जयशंकर साहब की हमने बात कर ली, ऐसा हमने क्या पाया, मतलब सतीश भाई नहीं है, उन्होंने जो भी बोला, एआई की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, आज बता दीजिए पिछले 10 साल में ऐसा हम बेसिक फाउंडेशन क्या लेके आए, जो मतलब आत्मनिर्भर भारत जो वर्ड दे दिया गया है, इंडिया अपनी तरफ से कुछ बनाता है अलग बात है, बट फिर भी आज इंडिया की कोई भी मेक इन इंडिया वाली प्रोडक्ट वो नेहरू जी के टाइम से लेके आज तक टिकी ही नहीं है। आज आपको मैं पूछूंगा, मैं जिस टैबलेट से बात कर रहा हूं वो टैबलेट आईबीएम का है, लिनोवो का है, जो यहाँ नहीं बनता है। आप और मैं जिस मोबाइल से बात करते हैं वो इधर एप्पल है और सैमसंग है, जो यहाँ नहीं बन रहा है। तो ऐसी कौन सी बड़ी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई पिछले 10, 15, 20 सालों में जिससे हम बोल सके कि भाई ये इंडिया की प्रोडक्ट, हाँ डोमेस्टिक ये अपनी मतलब कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होती है, एफएमसीजी गुड्स होता है, वो ठीक है, वो तो हर एक चीज को मतलब आपके खेत में ही उगाना है और आपको खाना है, लेकिन उसके अलावा बड़ी ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो इंडिया में ही बनती हो या इंडिया उसमें बहुत ही कंट्रीब्यूट करता हो, या इंडिया सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट फर्स्ट 5 में आता हो, ऐसी कोई तो चीज बताओ आप। मतलब हमारे यहाँ ऐसा क्या बनता है जो वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना पड़े, जैसे हमको हर एक चीज में यूएस या रशिया या इसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर वाला, बट अभी भी वो कितना सक्सेस जाएगा, उसकी पहले मतलब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो वो पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करनी है आपकी सिस्टम में, वो तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ वो प्रभाव तो मिलता नहीं है। सो ये सब चीजों से आप प्रेजेंस दे के आओ, मतलब हर ऐसा होता है ना कि नहीं भैया आनंद भाई हर एक फंक्शन में उनकी हाजिरी होती है, तो ये हाजिरी पुराने वाली बात है फिलहाल, तो उससे ज्यादा हमको दिख नहीं रहे, क्योंकि ऐसे यूएन में भी हर बार आप जाके दिए, मैं भाषण दिए हैं, सिक्योरिटी पे बात किए, आतंकवाद पे बात किए। इस बार का जो एजेंडा है 3-4 चीज, उसमें आगे जाके इंडिया कंट्रीब्यूट करके ऐसा क्या यूएसपी क्रिएट करेगा जिससे ऐसा लगे कि भाई नहीं हम भी एक अलग लेवल के कंट्री है।